गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन नंबर 8 है। तो शुरू करते हैं। ज़्यादा ये आपका सबसे पहला सैम, आपका जैसा डेली डेली टेस्ट हो रहा है ना वैसे ही है। तो ये आपका सबसे पहले आ गया आपका गद्यांश। ओके, सैम आपका 31 से लेकर के 39 तक के क्वेश्चन आपके गद्यांश के होंगे। तो ये गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए। ये किसके बारे में पूछा गया है? गुट निरपेक्षता का उद्देश्य आपस में शांति, स्वतंत्रता एवं सामूहिक सहभागिता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टोटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो तथा घाना के क्वामे क्रूमा की भूमिका प्रमुख थी। तो दोस्तों ये आपका गद्यांश है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये भी आपका गद्यांश ही है, ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी आपका गद्यांश है। अब यहां से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश। ओके, अपना आकलन स्वयं करना है, कोई चीटिंग नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा और सही आंसर लगाएगा। चलिए भाई, कौन सा कथन असत्य है? अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, गुट निरपेक्षता की शुरुआत में भारत की अहम भूमिका थी। गुट निरपेक्षता एक प्रकार की विदेश नीति है। गुट निरपेक्षता पूंजीवादी ताकतों से भय का परिणाम है। गुट निरपेक्षता के उद्देश्यों की पूर्ति में भारत की भूमिका अहम होगी। तो भाई असत्य कथन पूछा था अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भाई गुट निरपेक्षता पूंजीवादी ताकतों से भय का परिणाम है, ये गद्यांश के अंदर में इस तरीके का किसी भी प्रकार का विवरण नहीं दिया गया है, तो ये आपका असत्य कथन होगा। राइट। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? चलिए भाई, गुट निरपेक्षता पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। गुट निरपेक्षता भारत की व्यवस्था है। गुट निरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है। गुट निरपेक्षता के बिना विदेश नीति की कल्पना संभव नहीं है। तो क्या होगा प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्यों भाई? गुट निरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। गुट निरपेक्षता आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? अकॉर्डिंग फॉर गद्यांश आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो आप लोग बता दोगे। जवाहरलाल नेहरू की, अब्दुल नासिर की, सुकर्णो की, आल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 4 आल ऑफ दिस, ये सभी की भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? क्या व्यक्तिगत लाभ होगा, गुट निरपेक्षता होगा, भ्रष्टाचार होगा या सत्ता का दुरुपयोग होगा? तो आपको पता है, आपने जब गद्यांश पढ़ लिया है तो उसमें गुट निरपेक्षता के बारे में बताया गया है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। फ्री के 15 नंबर हैं, लपेट लो बस इसको। क्वेश्चन नंबर 36, गुट निरपेक्षता आंदोलन किसके समांतर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंच है? राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, राष्ट्र संघ का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का है या विश्व संघ का है? तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र संघ का। ओके, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 37, विघटन का तात्पर्य क्या है भाई? विघटन से क्या होता है? घटना होता है, दुर्घटना होता है, टूटना होता है या विवश होना होता है? तो दोस्तों ये आपका विघटन जो है ना आपके गद्यांश में दिया गया है, बट इसमें आपको पूर्व ज्ञान आएगा। क्यों? एक बेसिक सा क्वेश्चन है। विघटन क्या है भाई? टूटना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। विघटन होना, टूटना, भागों में बट जाना। तो ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, वैश्विक की तरह निम्नलिखित शब्द विश्लेषण नहीं है। धात्विक नहीं है, दैहिक नहीं है, सैनिक नहीं है, भौतिक नहीं है। भाई वैश्विक, वैश्विक शब्द की तरह निम्नलिखित शब्द विशेषण नहीं है। तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है बताओ? भाई धात्विक भी है, दैहिक भी है, भौतिक भी है, परंतु सैनिक जो है वो विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, अब प्यारे साथियों, आपका 40 से लेके 45 तक के ये आपके पद्यांश आ गए। ओके, अब पद्यांश को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा भाई? कविता किसके प्रति संबोधित है? चलिए भाई बताइए, आप लोगों ने पद्यांश तो पढ़ लिया होगा। अरे भाई, निशा के लिए है, आशा के लिए है, निराशा के लिए है या पृथ्वी के लिए है? तो क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 40 किसके लिए है? अरे भाई आशा के लिए है ना। किसके बारे में बात की गई है? ऑप्शन नंबर 2 आशा के बारे में पद्यांश, पद्यांश के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, कवि ने आशा को धन्य कहा है, क्यों कहा है भाई? अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश, आशा निराशा में ही नहीं बदलती, आशा सभी के मन में विरासती है, आशा का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है, आशा हर दिशा को
प्रकाशित करती है। तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। अरे भाई कवि ने आशा को धन्य कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि आशा का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है, उम्मीद का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। आप लोगों को भी उम्मीद है कि आप सीटेट का एग्जाम पास करके केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी में अपनी जॉब सुनिश्चित करेंगे, ये तो कन्फर्म है, आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 42, निराशा ही निराशा। भाई इससे क्या मतलब है? बीत गई है, अभी तक है, दीप्तिमान है या धन्य है? तो अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश निराशा ही निराशा क्या है भाई? क्या कह रहा है पद्यांश में? अभी तक है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, कवि ने आशा के सहारे किसका अस्तित्व बने रहने की बात की है? मनुष्यता की, विश्वास की, महिमा की या धरती की? तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर? अकॉर्डिंग फॉर पद्यांश ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। भाई कवि ने आशा के सहारे किसका अस्तित्व बने रहने की बात की है? धरती की, पृथ्वी की। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, निराशा में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? चलिए भाई बताइए। निर्धन आशा, निराधन आशा, निर्धन आशा या निराधन सा? तो बताइए भाई, ये उपसर्ग है, इसमें आपका पूर्व ज्ञान काम आएगा। साफ साफ सी बात है, इसमें गद्यांश और पद्यांश कुछ नहीं करेंगे। यदि आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अलंकार ये आपको आते हैं, आपने पढ़ा होगा अदर अदर एग्जामों के लिए, तो वो आपका इसमें काम आएगा। भाई 2 या 3 नंबर आपको मिलेंगे, छोड़ना नहीं है। सी टेट के पास नंबर नहीं रह जाने चाहिए। आपका अधिकार है अपने नंबरों को छीनना है उससे। भाई ये मेरा अधिकार है, मुझे मेरे नंबर दो। राइट। तो क्या है भाई 44 का? निराशा में कौन सा उपसर्ग है? निर्धन आशा। ओके, निराशा। अब कौन सा उपसर्ग है ये? चलिए कोई नहीं, आप रहने दीजिए, वो मत बताइए, मैं किसी दिन डीपली क्लास लेके आऊंगा तब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम। ओके। चलिए भाई, फिर आपके पूर्व ज्ञान से क्वेश्चन बन गया, प्राची का अर्थ क्या है? परकोटा है, पूर्व कल्प है, पुरातन है या पूरब है? तो बताइए प्राची क्या है? पद्यांश के अकॉर्डिंग है ये आपके। 45 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई पूरब है ना, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो रिवाइज कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 46, चलिए भाई यहाँ से पढ़ोगे ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में 5 वाक्यों का शुरू तो लिख देती है, वह पांचों वाक्यों को 2 बार बोलती है तथा शिक्षार्थियों को वाक्यों को बिल्कुल उसी तरह से लिखने के लिए कहती है जिस तरह से बोले गए थे। आकलन के लिए शिक्षिका यहाँ कौन सी श्रवण युक्ति अपना रही है? तो भाई ये श्रवण युक्ति से आपका क्वेश्चन बना है। अधोगामी श्रवण प्रक्रिया है, पूर्वमुखी श्रवण प्रक्रिया है, अनुमान लगाने की श्रवण प्रक्रिया है, यह सटीकता तथा प्रभाव संबंधी प्रक्रिया है। तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर? अरे भाई ऑप्शन नंबर 2, पूर्व मुखी श्रवण प्रक्रिया के बारे में वो चर्चा कर रही है, आकलन कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, नीचे कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए दत्त कार्य का उल्लेख है, इसे किस तरह से लेखन करना चाहिए? चलो भाई, जोड़ों में बैठकर चर्चा करो, मुख्य बिंदुओं को लिख लो और विषय के पक्ष तथा विपक्ष के लिए 2-2 तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करें। विश्व के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है, यह क्या विषय है भाई? चलिए भाई, तर्क मूलक लेखन है, वर्णात्मक लेखन है, रचनात्मक लेखन है या व्याख्यात्मक लेखन है? तो बताओ दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा लेखन होगा ये? हैं? अरे भाई तर्क मूल, ऑप्शन नंबर 1 तर्क मूलक लेखन होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अरे भाई क्या कर रहा है? जोड़ों में बैठाकर चर्चा करो, मुख्य बिंदुओं को लिख लो और फिर विषय के पक्ष तथा विपक्ष के लिए 2-2 तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करो। विश्व के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रही है, तो क्या है ये? तर्क मूलक लेखन ही तो करवा रहा है ना शिक्षक उससे, है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, भाषा अधिगम के लिए कौन सी सामग्री प्रमाणिक नहीं है? दोस्तों नहीं के ऊपर में ध्यान देना आपको। समाचार पत्र का कोई लेख, किसी पत्रिका का कार्टून, एक खिलौना बंदर या गुड़िया, अध्यापक द्वारा कल्पित पाठ्य सामग्री। कल्पित मतलब कि काल्पनिक एक पाठ्य सामग्री। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर? अरे भाई अध्यापक द्वारा काल्पनिक या कल्पित पाठ्य सामग्री, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, नहीं है ये, निगेटिव क्वेश्चन था, निगेटिव आंसर होगा, बाकी की ये सब पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 50, भाषा शिक्षक का दायित्व
चलिए भाई, आप लोगों का क्या दायित्व है? सीधी सीधी बात पूछ रहा है ये। अपना दायित्व बता दो एग्जामिनर को। चलिए भाई, हमारा क्या दायित्व है? सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करो। क्या ये पॉसिबल लग रहा है? सभी बच्चों के समान रूप से प्रश्न पूछें। सभी बच्चों को सहज भाषाई क्षमता को पहचानें। सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दें। तो भाई आप लोगों को इसका राइट आंसर पता चल गया होगा कि राइट आंसर अपने आप खुद कह रहा है। नहीं, हम तो भाई साहब सभी बच्चों को सहज भाषाई क्षमताओं को पहचानेंगे और उनका विकास करेंगे। आप लोगों का कर्तव्य है ये। आप लोग प्रण ले लो आज, प्रतिज्ञा कर लो, भीष्म प्रतिज्ञा के हाँ भाई यही काम करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र लेखन सिखाने के लिए मिश्रित अधिगम उपागम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? तो चलिए भाई दोस्तों बताइए क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 1। अध्यापिका कुछ विद्यार्थियों को ऑफलाइन तथा कुछ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औपचारिक पत्र का प्रारूप समझाती है। अध्यापिका ऑफलाइन कक्षाओं में औपचारिक पत्र लेखन में पत्र का प्रारूप समझाती है और विद्यार्थियों को ऑनलाइन अभ्यास गतिविधि देती है कि अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। क्या कह रहा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। अध्यापिका विद्यार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औपचारिक पत्र लेखन पर एक व्याख्यान देती है और वीडियो पर औपचारिक पत्र के और उदाहरण देने के लिए कहती है। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी कक्षा में औपचारिक पत्र लेखन के कई उदाहरण देते हैं और अध्यापिका उन्हें औपचारिक पत्र लेखन या लिखने के प्रारूप का अभ्यास करने के लिए कहती है। तो चलिए भाई आप लोगों ने पकड़ लिया होगा क्या कह रहा है। 51 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। औपचारिक पत्र लेखन सिखाने के लिए बात चल रही है। तो बताओ भाई दोस्तों क्या करोगे आप अपने विद्यार्थियों के लिए, किस तरीके से पत्र लेखन करवाओगे? अरे भाई आप भी तो वही करोगे ना। ऑफलाइन कक्षा में औपचारिक पत्र लेखन में पत्र का प्रारूप समझाओगे और विद्यार्थियों को ऑनलाइन अभ्यास गतिविधि दोगे कि अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 52, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी स्तनपायों पर एक पाठ पढ़ते हैं और विभिन्न स्थानों के स्तनपायों के जीवन पर एक वीडियो देखते हैं। इन घटनाओं और गतिविधियों में दिखाए गए हैं कि स्तनपायी भूमि या पानी में समूह में रहते हैं, चरते हैं, शिकार पर आक्रमण करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, खतरे के समय या ऐसी घटनाओं के समय झुंड बनाकर एक साथ रहते हैं। चलिए भाई अब क्या कह रहा है। विद्यार्थी अपने विचारों के लिए व्याख्या देते हैं और बचाव करते हैं या अपने विश्लेषण और पाठ्य सामग्री दोनों के आधार पर समूह में परिकल्पनाएं गढ़ते हैं। पाठ्य सामग्री के साथ साथ साक्ष्य और तर्क उन्हें उत्तर खोजने तथा व्याख्या करने के लिए विभिन्न तरीके सुझाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहला रही है? अरे सहयोग कहला रही है, बहुविधि व्याख्याएं कहला रही है, व्याख्या की निर्मिति कहला रही है, यह बहुविधि अभिव्यक्ति कहला रही है। तो दोस्तों ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है ये, हल्के में मत लेना। अब बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। अरे क्या कर रही है भाई शिक्षिका, क्या है? ऑप्शन नंबर 2 व्याख्या की निर्मिति। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नहीं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को, मुझे पता है। दोबारा से फिर पढ़ लेना, वीडियो को बैक करके दोबारा से फिर पढ़ लेना, मिलेगा आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन। राइट। क्वेश्चन नंबर 53, बहुभाषिकता कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधियों को सर्वाधिक उचित समझते हैं? चलिए भाई मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, आप लोग कौन सी गतिविधि को सबसे अच्छा समझोगे? स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर्य अस्त हो गया है वाक्य को 10 बार लिखाएंगे, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुएं को आपको अपनी भाषा में क्या कहते हैं क्या ये बताने के लिए बोलेंगे, लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए, रट्टा मारो, ये नहीं करना। चलिए भाई तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर? बिल्कुल सिंपल सा आपको सामने दिख रहा है भाई। अरे हिंदी में पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं बताओ और लिखो। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक नहीं है, उचित नहीं है? चलिए भाई बताइए। वह बच्चों के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, वह
यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। यह बताता है कि बच्चों को किस तरह से उनकी मदद की जरूरत है। तो बताओ भाई दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर? अरे क्या है, पॉजिटिव दिख तो रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। सिंपल सी बात है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करोगे? अरे कलिका नहीं, बहुत से लोग अटकते हैं, क्योंकि भाई बेसिक सी चीज है ये। चलिए, तो आप क्या करोगे भाई? उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी ऐसे ही बोलना है। कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण रहें, अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। ये देखो, केवल नाम का राक्षस दैत्य, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा। पॉजिटिव आंसर आपके सामने है, आप लोगों ने पकड़ लिया होगा। तो बताइए भाई क्या कह रहा है 55? अरे भाई ऑप्शन नंबर 4 होगा ना। अरे धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति से उसके साथ प्रोत्साहन करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं बेटा कलिका, आप तसल्ली से आराम से रिवाइज करो, आप सहयोग करोगे। ओके, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 56, बौद्धिगम निवेश के रूप में 1+1 का सिद्धांत प्रस्तावित करता है। विद्यार्थियों को उनकी भाषा के स्तर तथा संरचना के अनुसार भाषा उपलब्ध करानी चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षक के माध्यम से अवसर मिलने चाहिए। शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर भाषा के अवसर प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों के स्तर से ऊपर पाठ्य पुस्तक सामग्रियों के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को घुमा देगा, पर इसको आपको एक दो बार रिवाइज करोगे ना, दोबारा से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर? बताइए मेरे शेर शेरनियों, मेरे चीतों। अरे भाई ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर भाषा के अवसर प्रदान करने चाहिए। ओके, देखो अवसर इसमें भी है, पर ये वाला अलग ऑप्शन हो गया और तीसरा नंबर का अलग ऑप्शन हो गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। राइट। क्वेश्चन नंबर 57, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है भाई? बताइए। बोलने की तेज गति, शुद्ध उच्चारण, समझकर बोलना, आंखों देखा वर्णन करना। तो भाई बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर? सभी बता दोगे आप लोग। अरे बोलना कौशल में क्या होता है? समझकर बोलना, कि मुंह फाड़ के कुछ भी बोल दिया? समझकर ही तो बोलना होता है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है। शब्द अर्जित करता है, व्याकरण अर्जित करता है, भाषा अर्जित करता है, या वाक्य अर्जित करता है? तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम ये। मेरे क्वेश्चन हार्ड, इजी, मॉडरेट एवं हार्ड सब प्रकार के हैं। ये आपके सीटेट के एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। तो क्या है? अरे भाई भाषा अर्जन करता है ना। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर परिवार समाज से भाषा अर्जन करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, आपका प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सास्वर वाचन में होना चाहिए? चलिए, उचित ध्वनि निर्गमन, उचित लय एवं गति, उचित हाव भाव, या आलाप देश। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर? अरे भाई आलाप दीस, ये सारी की सारी चाहिए ना। उचित ध्वनि निर्गमन, लय और गति के साथ, हाव भाव के साथ। तो आलाप दीस इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और पहले वाले प्रैक्टिस सेट सारे के सारे बच्चे जाके लगाना मेरे दोस्तों, मेरे चीतों। सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन लगाना है, पूरे के पूरी अपना आकलन करना है, हल्के में मत लेना। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। तो अपने सर के लिए गुरुदक्षिणा समझ के लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेशन ला रहा हूँ। ओके, और किसका चाहिए कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी को मजबूत करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।